नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेके आते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की, जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन की चिंता से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि आज एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, 48,200 के ऊपर एमसीएक्स पर भाव टिका हुआ है। चांदी की बात करें तो कल की अच्छी तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली दिख रही है, करीब करीब 400 रुपए की कमजोरी एमसीएक्स चांदी पर। क्रूड ऑयल, यूएस और ईरान में दोबारा से चर्चा शुरू हुई है, तो इस उम्मीद में कि आगे सप्लाई बढ़ेंगे, हल्की कमजोरी दिख रही है, लेकिन अभी भी $92 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव बना हुआ है। नेचुरल गैस, अब प्रोडक्शन धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ जा रहा है। यूएस में ठंड की वजह से यहां पर दिक्कतें हुई थी, बर्फीली तूफान की वजह से उत्पादन पर असर हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी की कोशिश वहां पर हो रही है, उससे हालांकि तेजी अब थोड़ी कम हुई है। कॉपर की बात करें तो चीन में स्टॉक बढ़ने से यहां पर दबाव बना है। वहीं जिंक की बात करें तो चीन में लगातार स्टॉक कम हो रहे हैं। कॉपर के स्टॉक बढ़े हैं लेकिन जिंक का स्टॉक कम हुआ है, उससे यहां पर दबाव है। एंड निकेल की बात करें तो शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज के जो वेयर हाउस है वहां पर स्टॉक रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, इस खबर से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। एल्युमिनियम की बात करें तो आज शानदार तेजी है, 1.5% से ज्यादा की तेजी, 254 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर पहुंच गया है। स्टॉक में कमी के कारण लगातार तेजी बनी हुई है। मेंथा ऑयल की बात करें तो आज एक रेंज में ही कारोबार है, और जिस तरह से डिमांड को लेकर चिंता है उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कॉटन की बात करें तो कीमतों मुनाफा वसूली का दबाव आज ऊपरी स्तरों पर दिख रहा है। हल्की गिरावट के साथ आज घरेलू बाजार में कारोबार हो रहा है, और एक खबर भी आ रही है कि लॉन्ग स्टेपल कॉटन के इंपोर्ट की इजाजत मिल सकती है। हल्दी की बात करें तो नई फसल की आवक शुरू होने से यहां पर गिरावट दिख रही है। जीरे की बात करें तो चीन को एक्सपोर्ट शुरू होने की खबर है, जो एक सपोर्टिव फैक्टर है। हालांकि आज के सत्र में यहां पर एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा है। धनिया, जहां पर कम सप्लाई की स्थिति लगातार बरकरार है, और अब कीमतों में आज भी तेजी है। कल शानदार तेजी दिखी और आज 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिख रही है। कैस्टर की बात करें तो लगातार उत्पादन कम होने के अनुमान, जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो कम उत्पादन के ही अनुमान के आंकड़े आ रहे हैं। ग्वार, आज कीमतों में आधे % तक की कमजोरी है। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ तपन पटेल हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, और जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। जिगर, सबसे पहले चांदी की बात कर लेते हैं। कल अच्छी तेजी दिखी, आज दबाव है, अब यहां से आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जाएगी चांदी? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। गुड मॉर्निंग सर। बाजार का जो रुख है, क्लियरली यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे उस पे है। जो सीपीआई लास्ट टाइम 7.04 आया था, इट इज एक्सपेक्टेड टू कम अराउंड 7.30 अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग फोरकास्ट। तो शायद इसके बाद फेड इंटरेस्ट रेट हाइक शायद 4 बार बढ़ाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, या अकॉर्डिंग टू मैनी मार्केट एक्सपर्ट्स इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे माइट गो विद 50 basis points increase in March interest rate hike, monetary policy. So मुझे लग रहा है ओवरऑल सेंटीमेंट तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव ही रहेगा। आज के अगर मैं सेशन की बात करूं, गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में वीकनेस है। अगर हम कॉपर, निकल, लेड की बात करें तो वहां से भी थोड़ा बहुत नेगेटिव रुझान ही मिल रहा है। सिल्वर जो आज 350 पॉइंट टूटा हुआ है, मुझे लग रहा है थोड़ा और यहाँ गिरावट बढ़ सकती है। इंट्राडे में अगर 61,600 के आसपास मिले मार्च वायदा, तो वन शुड गो शॉर्ट 61,800 स्टॉप लॉस लेके 61,200, 61,000, ये दो टारगेट के लिए यहाँ बिग कॉल की जा सकती है। तो ये व्यू है चांदी को लेकर। तपन, आपका व्यू क्या है, आप क्या सेंस कर रहे हैं? क्या चांदी आज जो गिरावट आई है, क्या खरीदारी का आपको मौका दिख रहा है, और चांदी इस साल अच्छे रिटर्न के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन एक करेक्शन आएगा इस साल में तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेंड की बात करें तो यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स के ऊपर बाजार का ध्यान है, और अगर इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े भी घट के आते हैं तो फेड की जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा बढ़ सकती है कि रेट हाइक ज्यादा हो सकते हैं, एटलीस्ट 5 बार रेट हाइक हो सकते हैं इस साल में, जिस कारण प्रेशर बना रहेगा। और ओवरऑल बिजनेस के भी थोड़ी प्रेशर है, और जो डॉलर स्ट्रांग है, यूएस पे बॉन्ड लिस्ट में भी तेजी है, उसका प्रेशर यहाँ पे आज के दिन मार्केट में है। तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है आज के दिन 61,800 के लेवल से सिल्वर में सेल करना चाहिए। टारगेट डाउन साइड 61,300 रहेगा। स्टॉप लॉस जो है 62,100 का रख के सिल्वर में सेल कर सकते हैं। गोल्ड मुझे लग रहा है फिर भी एक फर्म ट्रेडिंग रेंज जो है बना के रखेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो उसका एक रिस्क प्रीमियम जो है वो एडेड रहेगा गोल्ड में, जिस कारण गोल्ड जो है मुझे रेंज में ट्रेडिंग आज के दिन की लग रही है। लेकिन ट्रेडिंग की वजह से मुझे लग रहा है सिल्वर एक अच्छी बेट रहेगी सेलिंग के लिए। ये व्यू है चांदी को लेकर, सेल करने की सलाह है 61,300। अब गोल्ड पर बात कर लेते हैं। जिगर, गोल्ड को लेकर आपका व्यू क्या है आज के लिए?
करेक्ट I'll go with the same view. I think गोल्ड में आज रेंज बाउंड सेशन ही रहना चाहिए, जो 48,220 के आसपास से अप्रैल वायदा, अगर 48,000 इसी लेवल के आसपास अगर मिलता है 200 48,200 go short with the stop of 48,300 and stop loss would be 48,300, target would be 48,000. मुझे लग रहा है जैसा कि मैंने बताया इन्फ्लेशन पे फोकस है, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी वजह से शायद इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन 1825 1820 ये जो एक कॉमिक्स का लेवल है, काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर इंट्राडे के लिए आना चाहिए। चलिए अब हम एक सेगमेंट की बात कर लेते हैं जहां पर हम इस हफ्ते ऑरिगो मेज वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में मक्के का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है, किस प्लेटफॉर्म के जरिए सबसे ज्यादा देश में मक्के की खरीद बिक्री होती है, किस तरह के पार्टिसिपेंट्स ऑरिगो ई मंडी के प्लेटफॉर्म का फायदा उठा रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। ऑरिगो ई मंडी, जहां आप 20 से ज्यादा कमोडिटी को बेस्ट प्राइसेस में खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां फाइनेंसिंग की भी सुविधा दी जाती है। 15 राज्यों में कंपनी का कारोबार है और 500 से ज्यादा वेयरहाउसेस कंपनी के पास है, जिसकी स्टोरेज क्षमता 50 लाख टन से भी ज्यादा है। यही नहीं, कंपनी नैफेड, नाबार्ड, सीसीआई और एफसीआई जैसी तमाम सरकारी एजेंसियों को भी अपनी सेवाएं देती है। ऑरिगो ई मंडी देश के बड़े एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से मान्यता प्राप्त है। WDRA, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FSSAI, नेशनल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सारी एजेंसियों के साथ भी ऑरिगो ई मंडी काम कर रही है। ऑरिगो ई मंडी मक्के के सौदे के लिए भी बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है, जहां किसानों से लेकर इंडस्ट्री तक, सरकारी एजेंसियों से लेकर छोटे ट्रेडर्स तक सबके लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, जहां आप बेहतर प्राइस के साथ ट्रेड फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट फाइनेंस और इंपोर्ट फाइनेंस जैसी सुविधाएं भी उठा सकते हैं। मक्के के कुल ट्रेड में ऑरिगो ई मंडी की बड़ी हिस्सेदारी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ तिमाही में कुल कारोबार का 5% से ज्यादा ऑरिगो ई मंडी के प्लेटफॉर्म से होगा। तो चलिए, इस रिपोर्ट के बाद ऑरिगो ई मंडी के बारे में तो आपको पता लग गया होगा। अब और डिटेल्स के लिए हमारे साथ ऑरिगो ई मंडी के वाइस प्रेसिडेंट केवी सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि ऑरिगो ई मंडी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, किस तरह के पार्टिसिपेंट्स इसका फायदा उठा सकते हैं? थैंक्स अलॉट विष्णुमोहन जी। हम लोगों को मौका दिया जा रहा है कि हम बता पाएं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है पिछले 6-8 महीने में, जिसमें देश के जितने भी जो बड़े बायर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको कि हम सीधा कनेक्ट कर पाए किसानों से और सीधा कनेक्ट कर पाए जो छोटे व्यापारी हैं हर लोकेशन पे उनसे। तो प्रयास ये रहता है कि एक जो बड़ा प्रोसेसर है जिसकी डिमांड है, जिसको हमें फुलफिल करना है, जिसका हमारे पास प्रोक्योरमेंट ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका होता है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे जो ट्रेडर्स, जो FPOs, जो फार्मर्स एनलिस्टेड हैं, उनको अवगत कराया जाता है कि ये ट्रेड पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड अवेलेबल है और सब लोग उसके ऊपर बिडिंग करते हैं और बेस्ट प्राइजेस खरीदार को और बिकवाल को दोनों को मिलता है। और यही प्रयास है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा बायर्स और जितनी ज्यादा से ज्यादा सेलर्स जोड़े जा सके इस प्लेटफॉर्म पे, उतना ही सार्थकता बढ़ती रहेगी हमारी और इस व्यापार। अगला सवाल आपसे ये होगा कि ऑरिगो ई मंडी, ये मेज वीक चल रहा है, ऐसे में ऑरिगो ई मंडी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मक्के के ट्रेड करने वालों के लिए है और वो कैसे इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं? देखिए, मक्का हमारा बहुत बड़ा फोकस एरिया रहा है। पिछले ऑलमोस्ट 2-3 साल से हम लोग अक्रॉस इंडिया जितने भी हमारे बड़े जो बायर्स हैं उनको अक्रॉस इंडिया प्रोक्योरमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो भले ही बिहार हो, भले ही मध्य प्रदेश हो, भले ही वो कर्नाटका हो, भले ही वो उड़ीसा हो, हर जगह से मक्का खरीद के हम जो हमारे जो बेस्ट जो बायर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और आप ये मानिए कि आने वाले समय भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि जितना इस ट्रेड को डिजिटाइज कर सके। डिजिटाइजेशन से क्या है, ट्रेड एकदम
डेमोक्रेटाइज्ड हो जाता है, सब लोगों के सामने जाता है, जितने किसान हैं उनको बेस्ट भाव मिलने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो प्रयास तो यही रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएं और जो हम लोगों का मक्का का जो फोकस है उसको और बढ़ा के बायर्स के लिए और एफपीओ और फार्मर्स के लिए पूरा जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें कि बेस्ट भाव दोनों को अवेलेबल हो। सर, अब आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि मक्के में अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो लगातार तेजी वहां पर बनी हुई है, करीब करीब 7 महीने की ऊंचाई पर भाव है अब, लेकिन उत्पादन बढ़ने का अनुमान है और जो खपत है, कंजम्पशन के आंकड़े जो आपके रिसर्च टीम की तरफ से भी आए हैं वो भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि खपत इस बार डिमांड के मुकाबले कम रह सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है, भाव किस तरफ जा सकता है? नहीं, पर देखिए, पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, सब में इवन अगर देखें तो उत्पादन जो रबी है उसमें थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है, पर ओवरऑल खरीफ और रबी का सालाना उत्पादन मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप ही है इंडिया में भी। अक्रॉस दी ग्लोब इसके ऊपर थोड़ा सा सप्लाई कंस्ट्रेंट बनता दिख रहा है और मुझे लगता है कि बिहार में और रबी के जो मेजर प्रोड्यूसर एरियाज है यूपी में, उनमें जब अराइवल्स पीक में होंगे तो थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं, पर अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से प्राइसेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे प्राइसेस सस्टेन करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि हम कोई बहुत बड़ा सप्लाई जो ग्लट ना देख लें मार्केट्स में और जिसकी उम्मीद नियर फ्यूचर में नहीं दिखती है। तो मुझे लगता है कि बाजार यहाँ से अच्छे ही रहने चाहिए। ओके, यानी बाजार यहाँ से अच्छे रहने की उम्मीद है। लग रहा है जो तेजी का मोमेंटम बना हुआ है मेज में वो आगे भी बने रहने की उम्मीद है। शुक्रिया सिंह साहब, आपने वक्त निकाला और इस मेज वीक को और खास बनाया। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और यहाँ पर वायदा बाजार की बात को और आगे बढ़ाएंगे। पर रोलिसा शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। अटल जी के शब्द आज के इस कालखंड में भारत के सामर्थ्य का परिचय कराते हैं। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में सभी क्षेत्रों को रुकावटों के बीच भी आगे बढ़ने के लिए भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र थे जिस पर थोड़ा विशेष बल भी दिया गया, क्योंकि वो व्यापक जनहित में आवश्यक था, युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक था। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया उसमें से मैं 2 की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक एमएसएमई सेक्टर, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र है। तो ये पीएम मोदी थे जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था उसका यहाँ पर राज्यसभा में जवाब दे रहे थे। चलिए अब वापस लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ। हमारे साथ तपन पटेल और जिगर त्रिवेदी बने हुए हैं और अब बात हो जाएगी कच्चे तेल की, जहाँ पर यूएस ईरान के बीच वापस से चर्चा शुरू हो गई है और खबर है कि धीरे धीरे मार्केट में ये सप्लाई भी आने वाले समय में आ सकता है। तपन, कितनी दूर है ये टॉक, आपको कितना पॉजिटिव लग रहा है और लग रहा है कि ये जल्द आने की उम्मीद लग रही है आपको? जी, एज एक्सपेक्टेड टॉक्स तो रिज्यूम हो गई है, आज वापस से शुरू होने वाली है और मार्केट ने थोड़ा डिस्काउंट कर ही लिया है उसको कि कल जो सेलिंग आया था उसमें कि यूएस ने जो थोड़े जो सैंक्शंस थे उस पर वेवर्स डाल दिया है। लेकिन आगे की जो बातें होगी मुझे लग रहा है कंडीशनल होगी, क्योंकि ईरान को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे यूएस वाले। तो मुझे लग रहा है कि आज कुछ डिसीजन उतना नहीं आने वाला और जो ऑयल प्राइस में जो कल करेक्शन आया था वहां से आज वापस से बाइंग आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो न्यूज थे वो डिस्काउंट हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल जो है क्रूड के काफी पॉजिटिव है, खास करके यूएस रशिया यूक्रेन के टेंशन और दूसरा जो यूएस में विंटर स्टॉर्म है उसके कारण जो डिमांड में पीक हुई है तो उसका सपोर्ट दोनों की तरफ से मिलेगा क्रूड ऑयल को। तो मुझे लग रहा है कि 6780 के लेवल से क्रूड ऑयल में बाय करना चाहिए, टारगेट ऊपर में 6870, स्टॉप लॉस जो है वो 6730 के बिलो का रख के क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, एटलीस्ट $95 तक मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल जाएगा, तो वहां तक के लिए मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी कंटिन्यू रखें, डिप्स की स्ट्रेटजी रखें और ये जो मौका है जो इस खबर से जो ये टॉक शुरू हुई है उससे जो गिरावट आई इसमें आपको खरीदारी करके जा सकते हैं। आपको क्या लगता है जो मौजूदा लेवल है 6800 के ऊपर 6825, जिगर यहाँ पर खरीदना चाहिए क्रूड?
विश्व मोहन, मेरा थोड़ा सा यहाँ कॉन्ट्रा व्यू है। फॉर इंट्राडे मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ प्रेशर बनना चाहिए 6820 के नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो। सी, यूएस एंड ईरान की जो टॉक्स जो लास्ट फेज में शुरू हो चुकी है, आई थिंक उसके बाद प्रेशर बढ़ेगा ऑयल में। एंड रशिया ने भी ये बात बहुत ही क्लियरली फ्रांस को बता दी है जब इमैनुअल मैक्रोन रशिया मीटिंग के लिए गए हैं तब, कि यूक्रेन पे अटैक करने का कोई इमीडिएट यहाँ पे प्लान नहीं है, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन कंट्रोल में भी आया हुआ है। सो मुझे लग रहा है इंट्राडे को अगर हम फोकस करना है, यस अंडरटोन इज पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म $95-98 मुमकिन है, बट अगर इंट्राडे में पोजीशन बनानी है आई विल बी बेटर कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट। तो मुझे लग रहा है फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट 6820 के आसपास मिले, वन शुड गो शॉर्ट। 6870 स्टॉप लॉस लेके 6700 टारगेट के लिए यहाँ बिकॉल की जा सकती है। यानी इनका व्यू थोड़ा अलग है। इंट्राडे के लिए आप यहाँ पे बेच के जा सकते हैं, अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन इंट्राडे के लिए आप 6700 के टारगेट के लिए यहाँ पर बेट लगा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहाँ पे एल्युमिनियम में जबरदस्त तेजी दिख रही है। तपन, आपको बेस मेटल्स में आज क्या पसंद आ रहा है, एल्युमिनियम या कुछ और? जी, एल्यूमिनियम ही मुझे लग रहा है आज इस साल के लिए मेरी फेवरेट कमोडिटी, और मैंने पहले भी शो पे बताया कि एल्यूमिनियम में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, तो उसको एवरी डिप पे बाय करना चाहिए। और जैसा कल की मूवमेंट देखी और आज भी देखे तो 1.5% की बढ़त के साथ एल्यूमिनियम अभी भी आउटपरफॉर्म कर रहा है सारे कॉम्प्लेक्स को। तो फंडामेंटल जैसे काफी स्ट्रॉन्ग है, हाई डिमांड है, लोअर इन्वेंट्रीज है। शंघाई में भी जो आया कि नो डाउट जो हॉलीडे के बाद जो मार्केट रिज्यूम है उसमें भी इन्वेंट्रीज काफी लो है, जिस कारण जो प्रोड्यूसर्स स्मेल्टर्स को जो बूस्ट मिलना था उसके कारण एक सप्लाई क्रंच पैदा हुआ है, प्रीमियम जो है वो बढ़ गए हैं, जिसका सपोर्ट यहाँ पे प्राइस को मिला है, तो एकदम से बूस्ट मिला है प्राइस में। तो मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी एल्यूमिनियम में कंटिन्यू होनी चाहिए। 252 के लेवल से एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं, टारगेट ऊपर में 258, स्टॉप लॉस जो है वो 250 के बिलो 249 का रख के एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं। बाकी मेटल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है जिंक एक अलग कंटेनर है, उसमें भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप में एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ रही है तो उसका सपोर्ट यहाँ पे जिंक को मिल रहा है। तो जिंक में मुझे लग रहा है कि 310 के लेवल तक जा सकते हैं, तो 300 के लेवल से जिंक में भी बाय कर सकते हैं। ओके, जिंक खरीदे, एल्युमिनियम खरीदे, दो कॉल है। 258 के टारगेट है एल्युमिनियम के लिए और 310 तक जिंक जा सकता है। जिगर, आपकी टॉप ट्रेड क्या होगी बेस मेटल्स में? कौन से ऐसे काउंटर से जो आपको पसंद आ रहे हैं? सो अगर खरीदना है तो इवन मेरे भी स्ट्रेटेजीज यही है, जिंक एंड एल्यूमिनियम बाय। और कॉपर में मुझे लग रहा है प्रेशर बन रहा है, कॉपर बिकॉली कर सकते हैं हम अगर 754 के आसपास मिले फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट, 757 स्टॉप लॉस के साथ 749 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर हम जिंक है, एल्यूमिनियम है, निकल है, इनकी बात करें तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, बैलेंस शीट भी नेगेटिव है, कैश टू 3 मंथ फॉरवर्ड जो प्रीमियम्स है वो भी वाइडन हो रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन हो रही है, बेस मेटल्स की डिमांड रहेगी। लॉन्ग टर्म पिक्चर एल्यूमिनियम एंड निकल, आई एम बुलिश फॉर इंट्राडे। वन कैन गो लॉन्ग इन एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड शॉर्ट इन कॉपर। ओके, नहीं, एल्युमिनियम जिंक दोनों ही जानकार सिमिलर व्यू है, उनको लग रहा है कि दोनों ही काउंटर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक शॉर्ट करना है मेटल में तो आप कॉपर शॉर्ट कर सकते हैं। 754 में 757 का स्टॉप लॉस लगा ले, 749 रुपए का टारगेट है। शुक्रिया जिगर आपका, तपन आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना है, लेकिन आप बने रहिए 18 आवर्स स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएमओ जंक्शन। नमस्कार।